नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द एजुकेशन कैटलिस्ट में स्वागत है। दोस्तों, जल्द ही नेट का एग्ज़ाम होने वाला है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की उसकी पढ़ाई वगैरह बढ़िया चल रही होगी और नहीं चल रही है तो बहुत कम समय बचा है, तो शुरू कर दीजिए। और इतना भी कम समय नहीं बचा कि आप अपनी तैयारी को मतलब रिजल्ट तक पहुंचा ना पाएँ। और कई सारे मेरे अच्छे दोस्त भी हैं, मतलब अच्छे विद्यार्थियों में से जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। उनका होता क्या है कि जब तक पेपर का अंतिम दिन नहीं आता तब तक उनकी किताब नहीं खुलती। बहुत सारे लोग तो क्या है, नेट का एग्ज़ाम देने पहुंच जाते हैं और उन्होंने फर्स्ट पेपर का सिलेबस तक नहीं देखा होता। तो ऐसे भी महान आत्मा है। मुझे उम्मीद है कि आप जो भी वीडियो देख रहे हैं अभी तक उन्होंने वो सिलेबस देख लिया होगा, और नहीं देखा तो आप जैसी महान आत्माओं के लिए मैं एक नेट का ये फर्स्ट पेपर का सिलेबस लेके आ रहा हूँ, जिसमें क्या है कि मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि सिलेबस क्या क्या है और उसमें कौन से पार्ट ऐसे हैं जिन पे हम ज़्यादा फोकस करें तो मिनिमम 40 मार्क तक, हम 40 क्वेश्चन तक सारी, मतलब क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन क्या है 2 नंबर का होता है, तो 80 नंबर तक क्या हम लोग बिल्कुल सिक्योर कर सकते हैं। क्योंकि मैंने खुद किया है तो इसलिए मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको ये समझाने में कि आप कैसे कर सकते हैं। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपके लिए तो और भी ये दिक्कत नहीं होने वाली है, परंतु अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं हैं, आप आर्ट से आते हैं तो थोड़ी बहुत समस्याएं होंगी। परंतु क्या है, फिर भी आप 40 क्वेश्चन का है आसानी से टैकल कर सकते हैं और अपना जो स्कोर है वो बेहतर कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम इसकी स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे और इतने कम समय में कैसे कोर्स कवर किया जा सकता है उसके बारे में भी आपको अच्छे से समझाएंगे। और जो ज़रूरी वीडियो होंगे वो भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। अभी भी जितना समय बचा है 20 दिन का, उसमें भी आप क्या कर सकते हैं, आराम से अपना पूरा फर्स्ट पेपर का सिलेबस कवर करके 40+ क्वेश्चन आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और ऐसी जानकारियों के लिए आप चाहते हैं कि आपको ऐसी और जानकारियाँ मिले, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों अपने सिलेबस के बारे में। तो ये है नेट का फर्स्ट पेपर जिसके बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। फर्स्ट पेपर पहले क्या होते थे, नेट में 3 पेपर होते थे, लेकिन 2019 से क्या हो गए, 2 हो गए। तो फर्स्ट पेपर का वेटेज भी सफिशेंट बढ़ गया है। मतलब 100 क्वेश्चन तो सेकंड में आते हैं और फर्स्ट में कितने आते हैं, 50 आते हैं। तो मतलब आप समझ सकते हैं कितना वेटेज है। तो ये फर्स्ट पेपर क्या है, जैसे आप जब आईएएस का एग्जाम वगैरह देते हैं तो उसमें एक सीसैट का पेपर होता है। ठीक है, उसमें होता क्या है कि आपकी जो क्षमता है, आपकी जो कैपेबिलिटी है, उनको देखने के लिए ये पेपर का निर्णय किया जाता है और उसमें आपका बेहतर मूल्यांकन हो सकता है। वैसे आप नेट जेआरएफ के लिए जब पेपर अप्लाई कर रहे होते हैं तो सिंपल सी बात है कि आपकी जो शिक्षण और सोच क्षमता है उसका भी क्या होना चाहिए, मूल्यांकन होना चाहिए। तो इसी शिक्षण और सोच के मूल्यांकन करने के लिए क्या है, ये नेट का फर्स्ट पेपर आपके सामने आता है। और इसमें क्या है, बिल्कुल क्लियर आपको डिक्लेरेशन किया गया है, क्लियर डिक्लेरेशन है कि जितने भी टोटल 10 पार्ट्स में फर्स्ट पेपर डिवाइड है, 10 पार्ट्स में है और प्रत्येक से 5 क्वेश्चन आने हैं। तो भी आप लोग क्या है, कुंभकर्ण की नींद सोते हैं। और मुझे तो वो 2017 में एक फिल्म आई थी ना, जग, जिसमें गाना था, जग घूमिया देखा ना तेरा जैसा कोई। वही हाल है कि आप लोग ऐसे हैं कि इसके बारे में भी सोचते नहीं। अगर आपने फर्स्ट पेपर में अच्छा कर लिया और सेकंड पेपर खुदा ना खास्ता अगर गड़बड़ भी हो गया तो भी आप करप्ट कर सकते हैं। तो 10 पार्ट्स हैं, इनमें कौन कौन से पार्ट में हम ज़्यादा फोकस करके अच्छा कर सकते हैं वो देखते हैं। देखिए, पहला पार्ट जो है वो है शिक्षण अभिवृत्ति का। होना भी चाहिए, क्योंकि आप क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने जाएंगे तो क्या है, आपके अंदर जो टीचिंग एप्टीट्यूड है वो क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। अगर टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं आता तो कैसे काम चलने वाला है। तो ये इसकी इकाई क्या है, टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित है। उसमें क्या है कि आपको टीचिंग की जो अवधारणाएं हैं, उद्देश्य है, शिक्षण का स्तर है और वो किस स्तर पे कैसे शिक्षण किया जाना चाहिए, स्मरण शक्ति पर, समझ पर और विचारात्मक। सपोज करिए आप बालक को पढ़ा रहे हैं, किसी प्राइमरी क्लास के बालक को, तो कैसे पढ़ाएंगे, उन सब के बारे में क्या है यहाँ पर पढ़ना होगा। उसकी विशेषताएं और मूल अपेक्षाएं क्या क्या हैं उनके बारे में इस इकाई के अंतर्गत पढ़ना है। शिक्षार्थी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, किशोर और वयस्क विद्यार्थियों की अपेक्षाएं क्या क्या होती हैं, शैक्षिक, सामाजिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक और व्यक्तिगत भिन्नताएं के बारे में क्या है आपको पढ़ना है। शिक्षण प्रभावात्मक तत्व क्या है, शिक्षक सहायक सामग्री। मतलब सिंपल सी बात है कि आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बढ़ गए हैं। कई बार क्वेश्चन आता है, सीधे सीधे पूछा जाता है, निम्न में से कौन शिक्षक सहायक सामग्री नहीं है, कौन से दृष्ट शिक्षक सामग्री है, कौन श्रव्य शिक्षक सहायक सामग्री, इस टाइप से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो मन लगा कि आप लोग इसको करना है। देखते हैं, सिलेबस समझ लेते हैं, फिर इसके बाद हम स्ट्रेटजी में बात करते हैं। शिक्षक सहायक सामग्री, संस्थागत सुविधाएं, शैक्षिक वातावरण, उच्च अधिगम संस्थाओं में शिक्षण की पद्धति, अध्यापक केंद्रित बनाम शिक्षार्थी केंद्रित पद्धतियाँ क्या हैं,
ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन पद्धतियाँ क्या हैं, स्वयं प्रभा, मूक्स इत्यादि, इनके लिए क्या क्या ये प्लेटफॉर्म है, इनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे हम लोग। शिक्षण सहायक प्रणाली, परंपरागत, आधुनिक और आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, जो आजकल आप लोग देखते हैं ऑनलाइन, जैसे अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं किसके, आईसीटी के थ्रू देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इसकी कैसे क्या है, एजुकेशन के फील्ड में क्या है बेनिफिट देता है, इनके बारे में हम लोगों को क्या है चर्चा करना है। और क्योंकि इस बार तो लॉकडाउन भी चला और उसके बाद भी क्या है इसका तो महत्व और बढ़ गया, तो इन सब के बारे में क्या पढ़ना है। आईसीटी अलग से भी चैप्टर दिया है जो कि 5 नंबर का आना है, तो आईसीटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मूल्यांकन की प्रणालियाँ कहाँ क्या है उनके बारे में थोड़ा सा जानना होगा हम लोगों को। मूल्यांकन के तत्व और प्रकार, उच्च शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली मूल्यांकन, कंप्यूटर आधारित परीक्षा मूल्यांकन पद्धतियों में नवाचार, क्या क्या आप उसमें नए मतलब शुरुआत कर सकते हैं मूल्यांकन में, उन सब के बारे में आपको पढ़ना होगा। और सिंपल सी बात है कि जब कोई प्राइमरी क्लास का बच्चा होता है उसके जब मूल्यांकन किया जाएगा तो उसके लिए अलग मूल्यांकन की पद्धतियाँ होती हैं। और जब हायर लेवल पे आप किसी को उसके राइटिंग के आधार पर नंबर तो नहीं बांट सकते ना, लेकिन जो प्राइमरी कक्षा 1-2 का बच्चे की अगर राइटिंग अच्छी है तो उसको कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे हैंड राइटिंग के, क्योंकि उस स्तर पे वो मैटर करता है। तो हर जगह मूल्यांकन की अपनी अलग अलग प्रवृत्तियाँ होती हैं, उन सब के बारे में पढ़ना। तो ये टोटल 5 नंबर का है, और कैसे इसकी तैयारी करेंगे वो हम लोग भी बात करते हैं। दूसरा पार्ट क्या है पहले हम लोग देख लेते हैं। शोध अवृत्ति क्या है, आपका रिसर्च से संबंधित है। शोध अर्थ, प्रकार, विशेषताएं, प्रत्यक्ष और उत्तर प्रत्यक्षवाद, शोध के उपागम, शोध पद्धतियाँ कौन कौन सी, एक्सपेरिमेंटल है, ऐतिहासिक है, विवरणात्मक है, गुणात्मक है, मात्रात्मक है। शोध के चरण कौन कौन से हैं, पहले आप सीधे सीधे क्या है आप फाइलिंग करना शुरू कर देंगे, डेटा जुटाएंगे, क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप कैसे लगाना होता है ये आपको पढ़ना होता है। अगर आपने एक बार इसको पढ़ लिया तो आपका मुझे लगता है कि आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। शोध संबंध, आलेख, लेखन, फॉर्मेट और संदर्भ की शैली, शोध में आईसीटी का अनुप्रयोग, और शोध नैतिकता, मतलब एथिक्स क्या होती है शोध की, मतलब रिसर्च एथिक्स भी होती है ना। कोई सपोज करिए कि आपने किसी विषय पे रिसर्च कर रहे हैं, आपने क्या है कहीं से कॉपी पेस्ट किया, तो ये क्या है, क्या रिसर्च की एथिक्स के क्या है खिलाफ होगा, उन सब के बारे में पढ़ना है। बोध, अब बहुत सारे लोगों ने बोध नाम सुनते हैं उनके दिमाग की हवाइयाँ उड़ गए, भाई तोता उड़ पक्षी उड़ नहीं खेल रहे हैं हम यहाँ पर। बोध की अंग्रेजी क्या होती है, बहुत सारे लोगों को बोध की अंग्रेजी नहीं पता होगी, तो नहीं पता है तो बहुत मुश्किल बात है। बोध को अंग्रेजी में कहते हैं कॉम्प्रिहेंशन, अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो 5 नंबर का आता है और बहुत ही इजी, मतलब मेरे हिसाब से बहुत इजी, क्योंकि अगर अगर आप सिविल सर्विसेज के कंप्रिहेंशन देखेंगे सीसैट वगैरह के, तो उसका जो कंप्रिहेंशन आता है और उसके कंप्रिहेंशन में अंतर क्या होता है। पहली बात तो इसमें एक ही कंप्रिहेंशन आता है, उसी से 5 क्वेश्चन करने होते हैं। तो सिंपल सी बात है, इतना बड़ा पैराग्राफ जितना भी दे देगा आपको 500 600 700 वर्ड का, उसको पढ़ने के बाद आप आसानी से 5 क्वेश्चन टैकल कर सकते हैं। और बाकी अगर सिविल सर्विसेज के आप कॉम्प्रिहेंशन देखेंगे उसमें होता क्या है कि अच्छा लंबा खासा चौड़ा से आपको कॉम्प्रिहेंशन मिल जाएगा, उसके बाद भी क्या है आपको उससे एक क्वेश्चन पूछ लिया तो आपका पूरा मतलब दिमाग ही खराब। और इसमें दूसरी बात क्या है, इसकी कंप्रीहेंशन में क्या होती है, इसका जो आंसर होते हैं विद इन कंप्रीहेंशन होते हैं, आपको बहुत ज़्यादा कंप्रीहेंशन के बाहर सोचने की जरूरत नहीं होती, जैसा सिविल सर्विसेज के सीसैट वाले में होता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। संप्रेषण, तो आप संप्रेषण की अंग्रेजी नहीं आ रही होगी। संप्रेषण का मामला क्या होता है, कम्युनिकेशन। यहाँ कम्युनिकेशन से तात्पर्य है कि उसके प्रकार को जानना है, अर्थ, प्रकार और अवलक्षण। तो प्रभावी संप्रेषण क्या होता है, वाचिक और गैर वाचिक, मतलब सिंपल सी बात है कि वाचिक के 2 पार्ट्स होते हैं ना, लिखित और मौखिक। गैर वाचिक में क्या होता है उनके बारे में हम लोग जानना है। अंतर सांस्कृतिक सामूहिक संप्रेषण क्या होता है, कक्षा संप्रेषण क्या होता है, इन सब के बारे में हमें क्या है अच्छे से पढ़ना है। 5 नंबर आपको ये देकर जाएगा, प्रभावी संप्रेषण क्या है, आप मतलब बेटर कम्युनिकेशन आप कैसे कर सकते हैं और उसकी बाधाएं क्या हैं। सिंपल सी बात है कि आप किसी से बात करना चाह रहे हो, बगल में कोई क्या है बढ़िया भांगड़ा कर रहा है, तो क्या आप कम्युनिकेशन अच्छा हो पाएगा, नहीं। तो ये सारी क्या है उसकी समस्याओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। संप्रेषण से संबंधित जल्दी वीडियो अपलोड भी होने वाला है, क्योंकि रेडी है, केवल उसको अपलोड करना बाकी है। जन मीडिया का और समाज, मतलब जन मीडिया मतलब मास मीडिया एंड जो आपकी सोसाइटी है उससे संबंधित क्या है, तो ये संप्रेषण के बारे में पढ़ना है। अगला क्या है, गणितीय तक आवृत्ति। सिंपल सी बात है कि मतलब जो कि मैथमेटिकल रीजनिंग है वो उससे संबंधित है, और सिंपल से पार्ट्स हैं। अगर आपने साइंस से हैं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मुझे लगता है, नहीं है तो भी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आपको करवा दिया जाएगा। तर्क के प्रकार कौन कौन से होते हैं, संख्या श्रेणी, अक्षर श्रृंखला, कूट और संबंध, इनके बारे में आपको पढ़ना होगा। गणितीय अपवृत्त में अंश, समय और दूरी, अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता, लाभ और हानि, ब्याज और छूट और औसत, ये आपको लगभग पढ़ने हैं। अब दूसरा क्या है, पहला मैथमेटिकल रीजनिंग, दूसरा क्या है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में क्या है, युक्ति के ढांचे का बोध, युक्ति के रूप में निरुपाधिक तर्कवाक का ढांचा, अवस्था और आकृति, औपचारिक और अनौपचारिक युक्ति दोष, भाषा का प्रयोग, शब्दों के लक्ष्यार्थ और वस्तुअर्थ, विरोध का परंपरागत वर्ग, युक्ति के प्रकार, निगमनात्मक आगमनात्मक, युक्ति का मूल्यांकन और विशिष्टीकरण, ये बहुत ही क्रिटिकल पार्ट होता है, बहुत सारे लोग समझ में नहीं आता। अनुरूपताएं क्या क्या होती हैं, वेन, ये वेन आरेख आपने सुन रखा होगा, ऐसे ऐसे जो बनाते हैं।
तर्क की वैधता सुनिश्चित करने के लिए वेन आरेख का सरल और बहुप्रयोग कैसे हो सकता है, भारतीय तर्कशास्त्र क्या है, ज्ञान क्या साधन क्या है, प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थोपत्ति, अनुपलब्धि, इनके बारे में क्या है पढ़ना है हमको। अनुमान की संरचना, प्रकार, व्याप्ति और हेत्वाभास। ठीक है, ये आपका नियुक्तिक तर्क है। आंकड़ों की व्याख्या, आंकड़ों की व्याख्या सबसे सरल पार्टों में से एक है। आंकड़ों का स्रोत, प्राप्ति एवं वर्गीकरण, गुणात्मक और मात्रात्मक आंकड़े, चित्रवत वर्णन। आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं आता कि ये आंकड़ों की क्या जरूरत है भैया, हम रिसर्च करने जा रहे हैं। सिंपल सी बात है, रिसर्च में क्या है, आपको बहुत सारा डाटा इकट्ठा करना पड़ता है, उसको क्या है अपने हिसाब से, अपनी आवश्यकता के हिसाब से क्या हो, आपको कैटेगराइज करके उससे आवश्यक के मूल डाटा निकालना होता है। इसलिए क्या है, आपको आंकड़ों की व्याख्या आनी चाहिए। उसके लिए क्या, बार चार्ट हो सकता है, हिस्टोग्राम हो सकता है, पाई चार्ट, टेबल चार्ट, रेखा चार्ट, जो आपके मतलब आंकड़ों संबंधित जितने भी टाइप्स है उनको पढ़ना है आपको। आंकड़ों की व्याख्या और आंकड़ों का सुशासन कैसे मैनेजमेंट होगा उनके बारे में क्वेश्चन आता है 5 नंबर का। बेसिकली इसमें क्या है, सीधे सीधे 5 नंबर का ही क्वेश्चन दे दिया जाता है, उससे क्या है आपको 5 क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो बहुत ईजिली आप इसको कर सकते हैं। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उससे संक्षिप्ति और शब्दावली। ठीक है, सिंपल सी बात है, लैन वैन मैन सबके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। और विशेष विशेष वित्त के बारे में पूछ सकते हैं। इंटरनेट, इंट्रानेट, ईमेल, श्रव्य दृश्य कॉन्फ्रेंसिंग और मूलभूत बातें उस शिक्षा में डिजिटल, पहले आईसीटी और सुशासन मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और गुड गवर्नेंस कैसे मैटर करता है, सबके बारे में बात करनी है। और इसका वीडियो पूरा आपका पड़ा हुआ है, देख लीजिएगा। कंप्यूटर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नाम से प्ले लिस्ट है, वहाँ पर ये पूरा आपको मिल जाएगा, आप देखिएगा जाके, कंप्यूटर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, वहाँ पर आपको ये पूरे करवा दिया गया है। कुछ फुल फॉर्म्स वगैरह शायद रह गए हैं, वो साथ में होते गए हैं, लेकिन फिर मैं उनको अलग से भी डाल दूंगा उनका वीडियो। आपके 5 नंबर इससे बाहर कहीं भी नहीं जाने वाले हैं, तो आप जाके प्ले लिस्ट में देखिएगा कंप्यूटर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वहाँ पर आप ये पूरा कर सकते हैं, अपना आईसीटी 5 नंबर सॉलिड कर सकते हैं। अगला देखते हैं, लोक विकास और पर्यावरण। सिंपल सी बात है, इन्वायरमेंट से संबंधित है, विकास और पर्यावरण कैसे मैटर करता है, एसडीजी गोल वगैरह के बारे में बात है। संपोषणी विकास का लक्ष्य क्या है, मानव और पर्यावरण संहार क्या है, निजाती क्रियाकलाप, सिंपल सी बात है, निजातीता के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। पर्यावरण पर उनके प्रभाव क्या है, पर्यावरण मुद्दे क्या है, स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दे क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, अपशिष्ट, इन सब के बारे में क्या है आपको पढ़ना। अपशिष्ट, ठोस, तरल, बायोमेडिकल, जोखिमपूर्ण, इलेक्ट्रॉनिक, सबके अपशिष्टों के बारे में आपको अलग से पढ़ना होगा। जलवायु परिवर्तन और इसके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आयाम के बारे में चर्चा करनी है आपको। इसके लिए पेरिस जो घोषणा है उसको भी देखना होगा। मानव स्वास्थ्य और प्रदूषण को प्रभाव क्या है, इनके बारे में पढ़ना है। प्राकृतिक और ऊर्जा का स्रोत, सौर, पवन, मृदा, जल, भूताप, बायोमास, नाभिकीय और वन, इन सबके ऊर्जा के इन सभी ऊर्जा स्रोतों के बारे में पढ़ना है। प्राकृतिक जोखिमों और आपदा न्यूनीकरण युक्तियां, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना क्या है, अंतर्राष्ट्रीय समझौते, चाहे नागोया प्रोटोकॉल हो, सबके बारे में यहाँ पे आपको दे दिया गया स्पेशल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो सम्मेलन, जैव विविधता सम्मेलन, कोटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता, पेरिस अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है। उच्च शिक्षा प्रणाली क्या है, हायर एजुकेशन से संबंधित उच्च शिक्षण संस्थाएं कौन कौन सी हैं, उच्च अधिगम संस्थाएं, प्राचीन भारत में शिक्षा कैसे होती थी, गुरुकुल व्यवस्था के बारे में। स्वास्थ्य, स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च अधिगम और शोध का उद्भव, आपको पता है बहुत अच्छी कंडीशन नहीं है भारत में। पारंपरिक और गैर पारंपरिक अधिगम का कार्यक्रम क्या है। व्यावसायिक, तकनीकी और कौशल आधारित शिक्षा, मूल शिक्षा और पर्यावरण शिक्षा, नीतियाँ, सुशासन, राजनीतिक और प्रशासन, इन सब के बारे में क्या है आपको पढ़ना है। तो दोस्तों अब चर्चा कर लेते हैं इस पेपर की तैयारी हम कैसे करेंगे, कैसे हम ये सिक्योर करेंगे कि हमारे इस पेपर में मिनिमम 40 क्वेश्चन क्या हो जाएं, आराम से सही हो जाएं। हमने सिलेबस देख लिया है, और सिलेबस देखा तो उसमें हमने समझा कि टोटल 10 पार्ट्स हैं। इनमें से कुछ ऐसे पार्ट हैं जो बिल्कुल आपको इजी गोइंग तरीके से अगर आप जाएंगे तो भी आपको हो जाने वाले हैं। पहला पार्ट है जिसके बारे में बिल्कुल सोचे समझे बिना आपको तैयारी करनी है, वो है बोध, अर्थात कॉम्प्रीहेंशन। ये आपके बिल्कुल 5 क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स होंगे, और ये 5 क्वेश्चन बिल्कुल अगर आपने ये मान लीजिए लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर से 20 कॉम्प्रीहेंशन भी कर लिए तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। अगर आप इतना मेहनत नहीं कर सकते, मैं यहाँ पे करवा दूंगा, नहीं कर सकते तो फिर मैं कोई सॉलिड आपको गारंटी कोई नहीं दे सकता। दूसरा क्या है जिसपे आपको बिल्कुल 5 क्वेश्चन के बिल्कुल सही से हो जाने वाले हैं, वो है आंकड़ों से संबंधित। अगर आपने उससे संबंधित प्रैक्टिस कर लिए तो भी 5 नंबर वहाँ से आपको बिल्कुल आसानी से मिल जाएंगे। टोटल 10 नंबर तो आपके ये हो गए। इसके बाद तीसरा पार्ट जो कि बहुत सिक्योर है, वो जो मैं मान के चलता हूँ, वो है आपका लॉजिकल रीजनिंग, और चौथा है मैथमेटिकल रीजनिंग। क्योंकि अगर मैथ से हैं तो कोई दिक्कत है ही नहीं, तो बिल्कुल सॉलिड है। मुझे तो मतलब हमेशा से इन्होंने बचाया है। और
ये दो 10 नंबर के ये हो जाएंगे, टोटल ये हो गए आपके 20 नंबर। इनके बारे में ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आपने इनके लिए 2-2 घंटे 3-3 घंटे का समय भी दे दिया है तो आपके 20 नंबर कहीं नहीं जाने वाले, क्योंकि मैटर करते हैं तो आपको 20 नंबर यहाँ से बिल्कुल फिक्स कर लेना है। तो अब चलते हैं अगला पार्ट जिस पे हमें सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, जिसके द्वारा आप क्या है अच्छे से कर सकते हैं। अगला पार्ट है वो है आपका संप्रेषण, कम्युनिकेशन। अगर आपका कम्युनिकेशन वाला चैप्टर है, अगर आपने आसानी से तैयार कर लिया और मतलब छोटा सा चैप्टर है बाकी सभी चैप्टरों की अपेक्षा, तो आपके 5 नंबर यहाँ से मिल जाने वाले हैं। तो अगला चीज़ क्या आप इसमें नोट कर लीजिए, वो है कम्युनिकेशन का। तो 5वां पार्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा कम्युनिकेशन। जो सॉलिड मार्क्स हैं उनकी चर्चा हम कर रहे हैं यहाँ पर, इससे भी आपको 5 मार्क्स मिल जाने वाले। तो 20 + 5 हो गया 25। अगला चैप्टर जिस पे हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना है वो कौन सा होगा, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, आप टीचिंग एप्टीट्यूड और शोध अवृत्ति इन पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो ये क्या है, आपको इनमें कुछ ना कुछ रह ही जाने वाला है। तो अगला जो पार्ट होगा वो होगा आपका, इससे पहले आपने अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी की है तो उसमें आईसीटी वगैरह तो आपने पहले से पढ़ रखा है। तो आईसीटी से भी क्या है आपके 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अगला क्या है, इस पर आप फोकस करके, मेरा मानना अगर आपने आईसीटी ढंग से पढ़ लिया है, काम भर का पढ़ लिया, वीडियो मेरे देख लिए हैं, तो उसके बाद आपको 4 नंबर लाने से कोई नहीं रोकता। लेकिन फिर भी आप ये मान के चलिए 4 तक, तो ये मान के चलता हूँ 29 नंबर अभी आपके यहाँ से हो सकते हैं। अगला पार्ट जो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना चाहिए वो है इन्वायरमेंट का। इस पे भी क्या है, अगर आपने सफिशेंट जहाँ पर जो प्रोवाइड कराया जाए उसको देख लिया है और आपने इससे पहले कुछ बहुत पढ़ रखा है, तो मुझे नहीं लगता कि 4 नंबर आपको कोई रोक सकता है। क्योंकि इससे क्वेश्चन क्या होते हैं, बहुत ही डीप स्तर के नहीं पूछे जाते जैसे आईएएस पीसीएस में आते हैं। इससे भी आप 4 नंबर तक कर सकते हैं। तो ये हो गया आपके 33 मार्क्स, मतलब 33 क्वेश्चन। अब अगले 3 पार्ट समझते हैं जिनको लेकर हमारे दिमाग में बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं। एक बचा आपका हायर एजुकेशन सिस्टम, और दूसरा हो गया आपका पहला टीचिंग एप्टीट्यूड, दूसरा हो गया रिसर्च एप्टीट्यूड। ठीक है, तो इन सब में क्या होता है कि जिस पे आप अच्छा कर सकते हैं वो आप है हायर एजुकेशन में अच्छा कर सकते हैं थोड़ा से, 8वां। ठीक है, आप इसके लिए क्या है न्यू एजुकेशन पॉलिसी वगैरह पे देख लीजिएगा क्या सिस्टम है। और दूसरा क्या है जिस पे आप अच्छा कर सकते हैं वो है रिसर्च। ठीक है, तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ आप हायर एजुकेशन और रिसर्च में 3-3 नंबर तक ला सकते हैं, मतलब इजी तरीके से। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप इसमें से 5 नंबर ही ले आएंगे, क्योंकि क्या होता है कि कई बार चीज़ें आपको ऐसी आती है जो आपने अनटचेबल लगती हैं। तो उस वाली प्रॉब्लम को दूर करते हुए क्या है आप यहाँ पर 6 नंबर बिल्कुल सिक्योर कर सकते हैं। तो 33 से आपको पहुँच जाएगा 39। अब बचा आपका एक पार्ट जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा, वो है आपका शिक्षण अवगत, टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में 2 क्वेश्चन आप अच्छे से कर सकते हैं, कैसे, वो उसके बारे में बात करते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड में जो आप आईसीटी का उपयोग है, अगर ये वाला पार्ट आप इससे कवर कर लेते हो तो यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही आता है, श्योर आता है कि कैसे टीचिंग में आईसीटी हेल्प करता है। और दूसरी क्या है कि मतलब अधिगम से संबंधित आप अगर पढ़ लेते हैं, अधिगम की कौन कौन सी अवधारणाएं हैं, तो मतलब ज्ञान कैसे होता है, कब माना जाना चाहिए, तो एक क्वेश्चन आप इससे कर सकते हैं। ये 2 क्वेश्चन तो आप बिल्कुल सॉलिड मान के चलिए, तो आपका टोटल स्कोर हो जाता है 41 क्वेश्चन का। तो ये मैं मान के चलता हूँ कि आप 41 तो आसानी से कर सकते हैं। ये बिल्कुल अगर आप नॉर्मल तरीके से पढ़ाई करेंगे तो मैं बता रहा हूँ। लेकिन अगर आपको इससे आगे जाना है तो थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और इनमें भी क्या है आप आराम से 3-4 नंबर तक क्या है गेन कर सकते हैं। तो मैं ये मान के सकता हूँ 40 to 45 इज वेरी इजी टू स्कोर, मतलब आप आसानी से 40 से 45 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई दिक्कत लगे, मतलब कैसे कहीं पर समझने में किसी विशेष पार्ट को, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। बाकी आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया है तो भी बता दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।